हे गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स पंचायत। यहां पर मैं हूं सरपंच, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे हमारी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। ये है हमारा अल्टीमेट वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम और आज हम बात करेंगे 5th ऑफ अगस्त से लेके 11th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स की, ठीक है। शुरू करने से पहले बेसिक गाइडलाइंस। आई होप आपने पुरानी जो गाइडलाइन लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, वो पूरा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लेना कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था 7 एरियाज होंगे, ठीक है। जो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स हैं 6 हमने उनके ग्रुप बनाए थे। 3 तरह के नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, ये आपको खुद बनाना है प्लीज। जो भी आपको लग रहा है ना इवेंट्स हैं, क्रोनोलॉजिकली एक शीट पे लिखते चलना। न्यूज इन डिटेल ये अभी मैं आपको दूंगा और प्रीलिम्स बूस्टर भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। नोट्स के साथ आपको मिल भी गए होंगे वो अब तक तो, ठीक है। और मेंस वैल्यू एडिशन का भी याद है, ये एक फोल्डर बनाना था, ये भी आपको खुद बनाना है। हम बहुत सारी न्यूज में हमें डेटा मिलेगा, अच्छी अच्छी लाइंस मिलेंगी, स्लोगन्स मिलेंगे, उन सबको और सारे एग्जाम्पल्स को आपको इस तरह से 4 कैटेगरी में बनाकर एक मेंस वैल्यू एडिशन की फाइल बनानी है, जो आपको एसे और एथिक्स में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ भाई, बहुत मजा आएगा। हेलो गाइस, तो चलो लगाते हैं हमारी करंट अफेयर पंचायत को और कवर करते हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त टू 11th ऑफ अगस्त। और इसमें मैंने वैसे तो 1st ऑफ अगस्त से लेके 11th ऑफ अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं, ताकि आपका अगस्त ऑनवर्ड्स करंट अफेयर का काम एकदम आसानी से हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, हम पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसमें सबसे पहले जो न्यूज आई थी वो थी मनी बिल को लेके। अब जो इस इशू का पूरा आर्ग्यूमेंट था, उसको समझने के लिए आप पहले राज्यसभा की जो रोल है उसको समझो, ठीक है। राज्यसभा का रोल हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ना बड़े ही सिंपल शब्दों में कंसोलिडेट करके दिया है, ताकि आप अपने मेंस में प्यारे प्यारे आंसर्स लिख सको, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, राज्यसभा इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट ऑफ द फेडरल बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है सारी की सारी स्टेट्स को, तो जो स्टेट्स का इंटरेस्ट है उसको टेक केयर कौन करता है? राज्यसभा। पर ये जो मनी बिल देख रहे हो, मनी बिल का प्रोसीजर कहां लिखा है? आर्टिकल 109 में। अब जो मनी बिल का प्रोसीजर है ना, वो राज्यसभा के रोल और पावर का मजाक उड़ा देता है। कैसे? वो देखते हैं मनी बिल का प्रोसीजर समझ के। देखो, मनी बिल का प्रोसीजर क्या होता है। मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस होता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर। और मनी बिल की इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, ठीक है। अब देखो, जब मनी बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो राज्यसभा के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, या तो वो उस बिल को अप्रूव कर दे, ठीक है, बहुत बढ़िया, या फिर वो उस बिल में अपनी अमेंडमेंट सजेस्ट करके लोकसभा को वापस भेज दे, ठीक है। आप ये बात नोट करो, मनी बिल के केस में राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर राज्यसभा का मस्ती करने का मन करे तो वो उसे डिले कर सकती है बाय 14 डेज। अब हर सिचुएशन में जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो देखते हैं। अब देखो, अगर अप्रूव कर दिया, बहुत बढ़िया, बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा, ठीक है जी। अगर रिटर्न किया विद अमेंडमेंट, तो लोकसभा के पास ऑप्शन है कि वो उस बिल को या तो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे उन अमेंडमेंट्स को। दोनों ही केस में बिल को हम अप्रूव्ड मानेंगे, मतलब कि बिल पास हो गया, ठीक है। अब अगर राज्यसभा डिले करती है 14 डेज तक और कोई एक्शन नहीं लेती, तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया। तो आप देख रहे हो, राज्यसभा की कोई पावर ज्यादा है ही नहीं मनी बिल के केस में। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को या तो असेंट देंगे या फिर उसको विदहेल्ड करेंगे, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। अब राज्यसभा को मनी बिल के केस में कम पावर क्यों दी? इसीलिए दी ताकि जो मनी बिल है, जो डील करता है ट्रेजरी रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, उससे उन इश्यूज पे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टी पावर में होती है उनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी होती है पर राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती। अब अगर ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मनी बिल में होते हैं, इनके ऊपर रोज अगर कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ये बोलते हैं कि भाई राज्यसभा को मनी बिल के केस में थोड़ी पावर कम दो। पर अब देखो, एलिगेशन क्या है उसको समझने से पहले ये बताओ कि कोई बिल अगर मनी बिल है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप सोचोगे मनी बिल के बारे में तो आर्टिकल 110 में लिखा है, तो यही बताएगा। नहीं, आर्टिकल 110 में ये लिखा है कि मनी बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। पर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये सर्टिफाई करते हैं स्पीकर। स्पीकर के पास वो पावर होती है, राइट। अब देखो एलिगेशन क्या है। एलिगेशन ये है कि स्पीकर अपनी इस पावर को मिसयूज करते हैं उन बिल्स को मनी बिल सर्टिफाई करके जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं और जो गवर्नमेंट चाहती है कि वो पास हो जाएं और राज्यसभा में जाकर डेडलॉक ना बने। इनका एग्जांपल है आधार एक्ट और फाइनेंस एक्ट 2017। अब अगर आपको मेंस में राज्यसभा पे, मनी बिल पे या स्पीकर की पोजीशन पे या फिर ओवरऑल लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग पे कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसमें आप इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो,
ठीक है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। देखो, जो दूसरी न्यूज बहुत चर्चा में थी इस हफ्ते, वो थी शेड्यूल कास्ट को लेके सब कैटेगराइजेशन। आपने ये बहुत सुना होगा। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस को लेके जितने भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, मैंने एक ही जगह पे लिख के दे दिए हैं। इनको एक बार जरूर पढ़ना, इस बार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम ध्यान देते हैं आर्टिकल 341 पे। ठीक है, आर्टिकल 341 क्या कहता है, ध्यान से देखो। आर्टिकल 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट की आइडेंटिफिकेशन को लेके। शेड्यूल कास्ट की आइडेंटिफिकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। वो एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ कास्ट लिखी होती हैं और वो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर होती हैं। इस लिस्ट को कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, ये समझ आता है। अब चलते हैं अपने इशू पे। अब इशू को समझो। देखो, अगर आप ये देखते हो कि 100 सीट्स हैं, जिसमें से 50 रिजर्व्ड हैं और 50 अनरिजर्व्ड हैं, इनको तो हटा दो, रिजर्व सीट्स पे आ जाओ। 50 सीट्स में से 15 फॉर एससी, 8 फॉर एसटी एंड 27 फॉर एसईबीसी या फिर ओबीसी। ठीक है जी। अब ओबीसी में पहले आप ओबीसी रिजर्वेशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, जिसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि दोस्त, हम ये 5 कम्युनिटीज को ओबीसी डिक्लेयर करते हैं, पर इन 5 कम्युनिटीज में से कोई एक कम्युनिटी ऐसी है जो इकोनॉमिकली बहुत वेल ऑफ है, जिसके मजे ही मजे हैं, तो अब इस कम्युनिटी को रिजर्वेशन क्यों दे भाई? तो हम क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं देंगे। आई बात समझ? चलो अब चलते हैं शेड्यूल कास्ट के ऊपर। शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 341 जो अभी हमने पढ़ा, लिस्ट बनाते हैं और बोल देते हैं कि जी ये सारी कास्ट हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, हमारी स्टेट्स को थोड़ी दिक्कत हो गई। उनको मन किया कि कुछ आज तूफानी करते हैं। उन्होंने क्या बोला कि यार प्रेसिडेंट जी, आपने जो ये सारी कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया है ना, हमें ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनका जो एडवांसमेंट लेवल है ना, वो इन बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी नई स्कीम निकालेंगे, इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे रिजर्वेशन के अंदर। इसी को बोलते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, इसमें और क्रीमी लेयर में फर्क समझो। क्रीमी लेयर में आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे, पर सब कैटेगराइजेशन में आप एक शेड्यूल कास्ट को, पर्टिकुलर कुछ कास्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो रिजर्वेशन में, राइट? अब ऐसा करना बहुत स्टेट्स ने शुरू करा, जिनके एग्जांपल्स मैंने यहां लिख के दे दिए हैं। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल था आंध्र प्रदेश का। इसी केस को, यही केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2004 में एक जजमेंट आती है 5 जजेस बेंच की, जो ये बोलते हैं कि बॉस, ये जो आपने क्लासिफिकेशन करा है ना, ये हम नहीं मानते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टेट्स के पास पावर नहीं है ऐसा करने की। ठीक है, ओके, मान गए। पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का मूड बदला और उन्होंने रिसेंटली एक 6:1 जजमेंट में ये जजमेंट दी कि नाउ स्टेट्स कैन सब क्लासिफाई एससीज फॉर कोटास। मतलब जो स्टेट्स काम कर रही थी वो सही है, वो कर सकती हैं एंड इट इज वेल विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। पर ये देखो, गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ना, वो अप्लाई नहीं करेगा एससी एंड एसटी कोटा पे, राइट? वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? ओबीसी कम्युनिटी की रिजर्वेशन पे। ये समझ आता है? तो आपको ये इशू इतना ही है, आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हाँ भाई ब्यूरोक्रेट्स, अब थोड़ी पॉलिसी बनाते हैं। देखो, पॉलिसी के 2 पार्ट्स होते हैं। कोई भी पॉलिसी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, डिफेंस पे, अरे किसी मर्जी पे बना लो, अपने घर की पॉलिसी बना लो। ठीक है, क्या होगा? पहला प्रोसेस होगा पॉलिसी बनाओगे और दूसरा प्रोसेस क्या होगा? पॉलिसी को इंप्लीमेंट करोगे। और तो कोई तीसरा काम नहीं करोगे ना भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जब पॉलिसी बनानी है तो कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, इन 5 पॉइंट्स का तो ध्यान रखोगे ही ना। आप मना करके दिखा दो। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, पॉलिसी डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसी बना दोगे बिना डेटा के? डेटा होगा तो पॉलिसी अच्छी बनेगी। बिल्कुल सही। फिर देखो, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अबे जिसके लिए पॉलिसी बना रहे हो उससे तो पूछ लो, राइट? अच्छा, फिर देखो, जो काम होता ही नहीं है, वेल डिबेटेड बाय लेजिस्लेचर। आप जाकर पार्लियामेंट में 36 तरह के काम करते हो, पर यार जो पॉलिसी है उसको अच्छे से डिबेट कर लो, राइट? अच्छा, फिर एक्सपर्ट कंसल्टेशन। हाँ भाई, जो बाबू लोग होते हैं क्या होते हैं? जनरलिस्ट होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी पे पॉलिसी बना रहे हो या इन्वायरमेंट पे बना रहे हो, क्लाइमेट चेंज पे बना रहे हो, तो 2-4 इकोनॉमिस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट या साइंटिस्ट को बिठा लो। हैं, आप हेल्थ पे पॉलिसी बना रहे हो तो डॉक्टर्स को बिठा लो। थोड़ा एक्सपर्ट कंसल्टेशन मिलेगा तो पॉलिसी अच्छी बनेगी ना। अच्छा, इंटर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन। आपस में इतनी सारी मिनिस्ट्रीज खोल के बैठे हो, आपस में थोड़ी चर्चा कर लिया करो, एक होलिस्टिक पॉलिसी बना लो, कोऑर्डिनेट करके बनाओ। इसमें कैबिनेट कमिटीज वगैरह काफी रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी पॉलिसी पे क्वेश्चन आए, यही 5 पॉइंट लिखने हैं भाई। ठीक है, इनको दिमाग में बिठा लो। अच्छा, अब पॉलिसी बना ली, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, सब कुछ ध्यान रख लिया, इंप्लीमेंटेशन करने गए, ऐसी तैसी हो गई।
तो इंप्लीमेंटेशन भी तो अच्छी करोगे ना। कैसे करोगे? फिर से 5 पॉइंट देखो, चेक्स एंड बैलेंसेस रखोगे, राइट, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तुरंत पता चल जाए कि किसकी गलती है और उसको जवाबदेही देनी है, ठीक है जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, स्टेट्स उठ के कहती है ना हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं करेंगे अप्लाई। भाई क्यों नहीं करोगे अप्लाई? तो इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, तभी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होगा। फीडबैक मैकेनिज्म, इसका मतलब लोगों के लिए पॉलिसी बनाई, उनसे पूछ लो थोड़े टाइम बाद, भाई आपको अच्छी लग रही है पॉलिसी, क्या रिव्यू है आपका, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट, ये क्या होता है? अच्छा, आपने पॉलिसी बनाई, आपने कोई टारगेट रखा होगा, अब आप परफॉर्मेंस ऑडिट करवाओ कि टारगेट मीट हुआ कि नहीं हुआ। टारगेट मीट अगर नहीं हुआ तो एक बात बताओ, क्या रीजन है जिससे टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसको लिस्ट करो ताकि आप इंप्रूव कर सको। इसी प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट। आई बात समझ? ठीक है, चलो इसी के बारे में जुडिशरी ने बोला। और जो हम बोल रहे थे ना पहले, आपको थोड़ा सा कंसल्टेशन वगैरह करनी है, इसी के लिए एक टर्म है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी, थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को हम अप्लाई करते हैं हमारी प्रेजेंट डेवलपमेंट्स पे। आपने देखा होगा ब्रॉडकास्टिंग बिल पे बहुत शोर मच रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सारे एडिटोरियल्स का जो आर्गुमेंट था वो क्या था कि इसमें स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट नहीं किया और इसके प्रोविजंस वेग हैं, इसको थ्रेट है फंडामेंटल राइट्स को इनसे, ये सब बात थी। तो क्या ये एक एग्जांपल नहीं है, क्लासिक एग्जांपल कि आप पॉलिसी बेकार बना रहे हो, ठीक है। तो अगर पॉलिसी मेकिंग पे क्वेश्चन आता है तो क्या ब्रॉडकास्टिंग ये जो बिल है ये एग्जांपल का पर्पस सॉल्व करेगा आपके? और सिमिलरली अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल पे क्वेश्चन आता है तो क्या इसके वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो कि पॉलिसी मेकिंग की इन रिकमेंडेशंस को, तो बन गया आंसर। इसी तरीके से मनरेगा की इंप्लीमेंटेशन पे रोज कलेश होता है, ये भी तो एग्जांपल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का है कि पॉलिसी तो ये बहुत बढ़िया है पर इंप्लीमेंटेशन बॉटलनेक्स है, राइट। और जाते जाते एक बात और कि जो ई गवर्नेंस है, क्या ये एक बहुत बढ़िया टूल नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में एकदम मजे आ जाएंगे अगर आपने ई गवर्नेंस को यूज किया तो, राइट। तो आपको मिल गया एक टेम्पलेट, अब इसको यूज करो और मौज करो, ठीक है। चलो हाँ जी, महाराष्ट्र प्रिजन बिल। अच्छा, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और एक ऑप्शन होता है प्रिजन। अब क्या करोगे? याद करोगे, इवेंट्स लिख रहे हो ना, इसको इवेंट्स में लिख लेना कि महाराष्ट्र प्रिजन बिल किसने बिल बनाया? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र क्या है? कंट्री है? नहीं, स्टेट है ना। स्टेट बना रही है अगर एक्ट तो किस बात पे बना रही होगी? स्टेट लिस्ट होगा या कॉन्करेंट लिस्ट होगा? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से थोड़ा कोरिलेट कर सकते हो। अच्छा, पर अगर हम कह रहे हैं मेंस में क्वेश्चन आ गया तो भाई मेंस में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? मेंस में क्वेश्चन आ गया तो हम लिखेंगे ये 5 चैलेंजेस, प्रिजन में ये 5 चैलेंजेस है, इसके आगे नहीं है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, वायलेंस होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है और डिजीजेस का बहुत स्प्रेड होता है। क्या करें फिर? इसको इंप्रूव कैसे करें? इंप्रूव करने के लिए मॉडल प्रिजन एक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, उसे इंप्लीमेंट करो। 3 कमेटी रिकमेंडेशन है, चुपचाप इनके नाम लिखाना, मार्क्स मिल जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे। अब पॉपुलेशन सेंसस, हर डेकेड में पॉपुलेशन सेंसस होता है, इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमारे प्यारे कोविड कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है जी। अब एक एडिटोरियल ये आता है कि भाई ये बड़ी दुख की बात है कि सेंसस नहीं हुआ, सेंसस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए हमें सेंसस जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। वो बेनिफिट क्या है? आराम से लिख के दे दिए हैं, इनको प्लीज खुद समझ लेना, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें एक डिबेट और चल रही है कास्ट बेस्ड सेंसस की, ठीक है, उसको थोड़ा अभी होल्ड करके रखो, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इशू है, एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। पर बात बस यही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत है या फिर वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। कोई और डेवलपमेंट होगी तो देखेंगे, अभी तक तो मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं लगता। चलो फिस्कल फेडरलिज्म पे बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म क्या है भाई? बाकी स्टेट्स मोदी जी को देख के बोल रही हैं कि यार आपने तो बिहार को, आंध्र प्रदेश को इतने पैसे दे दिए, हमें नहीं देते, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? तो भाई देखो, अगर आप पे क्वेश्चन ये आता है कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या इंडिया में, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये बायस्ड है, तो आप क्या बोलोगे? यस बोल दोगे? नहीं ना, नो भी नहीं बोलोगे। आप ब्यूरोक्रेट हो, बैलेंस्ड ओपिनियन लो। आप ये बोलो कि जो अभी रिसोर्स एलोकेशन का पूरा मैकेनिज्म है ना, उसका नेचर ही ऐसा है कि बायस आ सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? आप मैकेनिज्म को इतना बढ़िया करो कि बायस का चांस ही ना हो, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती हैं, ये इन पे बहुत बड़ा इशू है कि इनके थ्रू गवर्नमेंट थोड़ा सा बायस क्रिएट करती है, तो इसको थोड़ा सा आप रेगुलेट कर सकते हो। फाइनेंस कमीशन को और ज्यादा पावर दे सकते हो। सेस एंड सरचार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका भी कोई एक अलग से फ्रेमवर्क बना सकते हो। फिर जो क्राइटेरिया है उसको और क्लियरली डिफाइन कर सकते हो और ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। रोल ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे ताकि सारी स्टेट्स के साथ बातचीत करके सबको एक कॉमन टर्म पे लाके एक मैकेनिज्म बना सके। अभी जो फाइनेंस कमीशन का मैकेनिज्म है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, इस पे प्रीलिम्स में पहले भी क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नर को लेके अक्सर क्वेश्चन और एग्जांपल्स आते रहते हैं। एग्जांपल एक और मिल गया कर्नाटका का, सारे एग्जांपल्स को नोट करते चलना, आखिरी में एक साथ यूज कर देंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिल्ली के केस में सिंपल सा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर होती है ना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोगों को अपॉइंट करने की, जिनके पास क्या होती है? स्पेशल नॉलेज होती है, वो जो पावर है वो स्टैट्यूटरी है
और उसमें उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस नहीं लेनी। बहुत बढ़िया हो गया, नहीं लेनी, जान छुटी। अब देखो, ये देखो आर्टिकल 239AA, इसको जरा पढ़ लेना प्लीज, कॉन्सेप्ट मार्किंग में मार्क कर लो, क्या पता इसी से सवाल आ जाए इस बार प्रीलिम्स में। अच्छा, इसी तरीके से ये मैंने मार्क करा हुआ था, थोड़ा ढंग से कर देते हैं। आर्टिकल 311, आप जो बनना चाहते हो अगर आपको रिमूव करने लग गए ना कल को, तो यही आर्टिकल काम आएगा, इसलिए प्लीज एक बार पढ़ लेना। अपने आप में न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अपनी कॉन्सेप्ट मार्किंग में मार्क कर लेना। जब पॉलिटी पढ़ो जरा एक बार एक्स्ट्रा जरूर पढ़ना है इसको, क्योंकि न्यूज में था। चलो जी, उसके बाद ये भाई साहब आए थे न्यूज में, एंटी कन्वर्जन लॉ। भाई ये वैसे कहीं इसका यूज नहीं है, ना ये आना इस पे क्वेश्चन, एग्जाम्पल की तरह कहीं कोट करना हो तो पता होना चाहिए माइंड में। वक्फ बोर्ड का इशू मैंने लिख दिया है, इवेंट्स में इसको लिख देना, लेकिन अभी डेवलपिंग स्टोरी है। चलो आगे, स्ट्रे डॉग पॉलिसी। अब देखो, स्ट्रे डॉग्स को ऐसे ही कैजुअली मत मारो। आर्टिकल का ये कहना है कि जो स्टरलाइजेशन का मेथड होता है, WHO भी ये कहता है कि उस मेथड को यूज करो। बहुत बढ़िया। इसमें ज्यादा बढ़िया बात क्या थी कि 2 फंडामेंटल ड्यूटीज थी न्यूज में। फिर से कॉन्सेप्ट मार्किंग करो, जाके बुक में मार्क कर लो। न्यूज में आई थी, क्या पता एग्जामिनर ने यही देख लियो और आज ही मन बना लियो यही पूछूंगा, ठीक है, तो जरा पढ़ लेना इसको भी, राइट। कॉन्सेप्ट मार्किंग न्यूज़पेपर में अगर आप करना सीख गए ना भाई, बहुत मजे आएंगे आपको। आधी से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं ना, आप सोचते हो अरे ये कैसे पूछा, ये क्यों पूछा, इसीलिए पूछा क्योंकि वो किसी ना किसी रीजन से न्यूज में था, ठीक है। चलो अब देखो, एक काम करना, स्टैंडर्ड बुक्स में आपके पास एक चैप्टर होगा वोटिंग बिहेवियर इलेक्शन को लेके, वहां जाकर एक एलिमेंट और एक डायमेंशन ऐड कर दो। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ट्राइबल वोट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, ठीक है, और ये जो ट्रेंड है ये इंक्रीज ही करेगा। तो आगे चल के जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना है, ट्राइबल इश्यूज को थोड़ा कैंपेनिंग में बढ़ाना है, और हमें इन लोगों की ज्यादा इनकी तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। एक डायमेंशन मिल गई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगेन, बहुत सारे पॉलिटी के ना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स न्यूज में आते रहते हैं, अपने आप में न्यूज नहीं है। लोकसभा ने अगर एक्सपेंडिचर के लिए बिल पास कर दिया तो क्या, ये कोई करंट अफेयर थोड़ा ना है, पर बजट प्रोसीजर जो आपकी बुक में लिखा है वो एक बार आप पढ़ लेना। अब देखो, प्रिविलेज मोशन 2 बार न्यूज में था, प्लीज इसको एक बार लक्ष्मीकांत में जाकर या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जाकर थोड़ा सा टिक कर देना, क्योंकि भाई इतनी बार न्यूज में आ रहा है, एग्जाम में सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। ओके, ऑल्सो ये पीएम ने गवर्नर के ऊपर एक स्टेटमेंट दी, इसको भी गवर्नर के चैप्टर में जाके साइड में लिख लेना, एग्जाम में सीधा सीधा आंसर राइटिंग में यूज होगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब आ जाओ भाई इकोनॉमी के ऊपर, मुझे बड़ा मजा आता है इकोनॉमी पढ़ने में और पढ़ाने में। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन बहुत न्यूज में था, तो इसको देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सबने याद करा है, मनी सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि लोन चीप हो जाएगा। मनी सप्लाई कम हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में होगा, क्योंकि मनी सप्लाई कम है, स्पेंडिंग पावर आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी तो इन्फ्लेशन तो कम होगा, ऑब्वियस है। पर इसका एक साइड इफेक्ट होता है, मनी सप्लाई कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी तो नहीं आए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं आए, प्रोडक्शन नहीं हुई, तो जॉब्स नहीं क्रिएट होती। अब देखो, अगर जॉब्स नहीं क्रिएट होती तो इन्वेस्टर्स के मन में हो जाती है बिल्कुल हलचल, वो सोचते हैं भाई रिसेशन आ गया भागो, ठीक है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विडेट करने लग जाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में अभी रोक के रखो। अब चलो कैरी ट्रेड के ऊपर, ये क्या होता है, कैरी ट्रेड के अंदर बड़ी सिंपल चीज होती है, इन्वेस्टर्स कहां से बोरो करते हैं, जहां सस्ता लोन है, ठीक है, कहां इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर फ्यूचर है, मतलब कि सारा फ्यूचर भाई इंडिया में ही है, ठीक है। अच्छा, अब ग्लोबल रिसेशन 2008 के बाद क्या हुआ था कि अमेरिका के अंदर पॉलिसी रेट कम हुआ, इन्वेस्टर्स ने बोरो किया, इंडिया में इन्वेस्ट करा। अब एक बात सोचो, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है, मनी सप्लाई कम होती है, प्रोडक्शन कम, जॉब क्रिएशन कम, एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि क्या हो रहा है, रिसेशन हो रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स लिक्विडेट करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, कहां से करेंगे, इंडिया से करेंगे, और इंडिया में क्या होगी, कैपिटल फ्लाइट, यहां से कैपिटल फ्लाइट पकड़ेगी और निकल लेगी। इसी को बोलते हैं टेपर टेंट्रम का कॉन्सेप्ट, राइट। आपको बात समझ आई। अब जो ये इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी और जॉब क्रिएशन का एक लिंक है ना, वो फिलिप्स कर्व अच्छे से एक्सप्लेन करता है। फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि भाई सुनो, इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट के मजे ही मजे, कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाता है। क्यों, इन्फ्लेशन ज्यादा है मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वाह भाई वाह। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आपने कंट्रोल कर दिया ना, तो मनी सप्लाई रोकोगे, मनी सप्लाई रोकोगे तो क्या होगा, अगेन इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम, जॉब क्रिएशन कम, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये है इनवर्स रिलेशन, याद रखना, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, और ये आ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। फिर देखो, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन चैप्टर में पढ़ते हो, ये बताता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें से क्या माइनस करना है, फूड और फ्यूल, तो ये है कोर इन्फ्लेशन, इसको भी याद रखना, ठीक है, बेसिक बात है। अच्छा, फिर देखो, अब आ जाओ कैपिटल गेन पे, ये भी बहुत बड़ी न्यूज थी इस हफ्ते की, इस पूरे मंथ की। कैपिटल गेन को थोड़ा देखते हैं। इसको समझने से पहले कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स को देखेंगे, ये क्या होता है। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का पहले मतलब समझो। अगर मैं बोलूं 2001 में CII 100 है और 2021 में CII 317 है, क्या मतलब हुआ
पता नहीं क्या मतलब हुआ भाई। ये मतलब हुआ जो 1 रुपया तुम्हारे वॉलेट में 2001 में रखा था ना, अगर आप उस 1 रुपए को 2021 में खोलोगे और निकालोगे, वो 3 रुपए 17 पैसे बन के निकलेगा। वाह भाई वाह, मिरेकल। ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं एक टूल जो एस्टिमेट करता है इंक्रीज इन एन एसेट्स प्राइस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन समझते हैं। अगर आपके पास 2001 में एक घर था जो कि 10 लाख का था, अगर भाई ये आपके पास गुड़गांव में होता ना तो आपके मौज हो जाती। ठीक है, पर चलो आपने 2021 में वो बेच दिया 75 लाख में, बहुत बढ़िया किया। अब सुनो, 10 लाख का घर था, ये तो बात पता है। अगर आप इस 10 लाख पे CII लगा दोगे, जो 1 रुपए 2001 के 21 में 3.7 बन गए, तो 10 लाख का घर जो 2001 में था वो अब कितना हो जाएगा? 31.7 लाख का, 31.7 लाख। ठीक है, अब पहली स्कीम देखो। पहली स्कीम बोलती है हम इंडेक्सेशन की वैल्यू लेंगे। ठीक है, लेंगे मतलब देखो, अगर घर आपने बेचा 75 लाख का, हम मानेंगे कि वो कितने का था? 31.7 लाख का, तो आपको कितना गेन हुआ? 43.3 लाख। इस पे हम कितना लाइबिलिटी लगाएंगे? 20% टैक्स लाइबिलिटी लगाएंगे। कितना टैक्स आएगा? 8,66,000। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आ गई न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में वो क्या बोलते हैं? इंडेक्सेशन गयो। ठीक है, हम लेंगे सीधा ओरिजिनल वैल्यू है 75 लाख का 10 लाख में बेचा, अरे बाप रे 65 लाख का गेन, अब इस पे टैक्स दे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? रुको रुको, डरो मत, हमने क्या किया है? टैक्स रेट कम कर दिया है, वो हमने 12.5% कर दिया। हाँ थैंक यू, 8,12,500 अब इसकी वैल्यू आई। अच्छा जी ठीक है, पर हमारे क्रिटिक्स को कोई नहीं रोक सकता। वो बोले कि भाई देखो, आपने तो ये एक एग्जांपल ले लिया, अगर हम घर 4 साल बाद बेच दें या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी अप्रिशिएट ही ना हो, इस केस में तो टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा होगी, एंड हो भी सकती है। सही बात है। इतना कलेश मचा तो गवर्नमेंट ने क्या किया? पॉलिसी चेंज कर दी। उन्होंने बोला एक भाई सुनो, तुम ना जोन सा एक में से कोई सेलेक्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो ये हुआ है कैपिटल गेन्स को लेके। ठीक है, ये देख लेना, कैपिटल गेन 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, वो सब अपना पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा चलो अब देखो, बजट में ये 3 जॉब को लेके स्कीम आ गई भाई, तो आ गई। अब हम क्या करें? क्यों आई समझो। अगर पहले इंडिया में प्रोडक्शन कम थी, हमने चमत्कारी दिमाग लगाया, प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, मजा ही मजा। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए हमने शुरू कर दिया टैक्स रिफॉर्म। कॉर्पोरेट्स को कहा लो भाई टैक्स रिफॉर्म्स लो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लो, और 36 तरह के बेनिफिट लो, बस प्रोडक्शन बढ़ा दो भाई, जॉब्स क्रिएट कर दो। बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट है वो किसी के सगे नहीं होते। उन्होंने क्या किया? लो बेटा प्रोडक्शन तो बढ़ा देंगे, प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट कर दिया ऑटोमेशन में, तुम्हारा लेबर गया एसटीसी कराने। ठीक है, तो ये हो गया। अब गवर्नमेंट को समझ आया, अरे भाई ये क्या हो गया, इसको इंप्रूव कैसे करें? मोटिवेट करो ना कॉर्पोरेट्स को कि भाई तुम मोटिवेट कर रहे हो उनको प्रोडक्शन करने के लिए, मोटिवेट करो हायर करने के लिए, फ्रेश हायरिंग करने के लिए। इसी को करने के लिए ये 3 स्कीम निकाल दी, स्कीम A B C। ठीक है, इससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, साथ में जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अच्छा जी, ये भी समझ आता है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी, एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, लेसन फॉर अदर्स। एंड एग्रीकल्चर को देखते ही हमारे दिमाग में याद आता है क्या भाई? मेंस में भी क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। तो टॉपिक को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। ये मैंने मार्क कर लिया था, इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ताकि दोबारा से आपको समझा सकूं। ठीक है, चलो देखो, इंडिया के एग्रीकल्चर में आज क्या इश्यूज हैं, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, एग्रीकल्चर में इशू क्या है? सबसे पहला इशू क्या है भैया? लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दूसरा लो प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, चौथा रीजनल डिस्पैरिटी, कहीं बहुत बढ़िया तो कहीं बहुत बेकार, और सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस, ये तो हर जगह ही है। ठीक है जी, ये जो इश्यूज हैं, अगर इनको इंप्रूव करना है तो हमको बहुत सारे एरियाज में काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आता है कैसे एरियाज? इनपुट रिफॉर्म, जैसे कि लैंड पे, सीड पे, फर्टिलाइजर्स पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट मैकेनिज्म, इन्वेस्टमेंट्स लानी पड़ेंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, एग्रीकल्चर 4.0 आ जाएगा। ये टर्म याद कर लो, लिख के आओगे मजा ही आ जाएगा एग्जामिनर को। एग्रीकल्चर 4.0 क्या है? वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिव है, रेजिलिएंट है, इक्विटेबल है, प्रॉफिटेबल है और सस्टेनेबल है। अच्छा जी, जिस कंट्री में इतना प्यारा एग्रीकल्चर हो रहा है, उस कंट्री के मजे ही मजे। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये होगा, आपकी इनकम राइज करेगी, रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑब्वियस है ना। रूरल सोशल इंडिकेटर्स, अगर इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी, सोसाइटी इंप्रूव हो जाएगी। फिर देखो, फूड इन्फ्लेशन इन चेक, इन्फ्लेशन चेक में रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत बढ़िया। अब देखो, स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिलेगी, आप एक्सपोर्ट करोगे, आप एग्रीकल्चरली स्ट्रांग कंट्री होगे, आपकी प्रोडक्ट्स दुनिया में जाया करेंगे, आपको लेवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नाम होगा ना भाई। अच्छा, अब देखो, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, वही बात। और फिर देखो, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल पॉलिटी। इस तरह के अगर डायमेंशंस आप क्रिएट करने सीख गए ना बेटा, तो मजे ही आ जाएंगे एग्जाम में। देखो क्या, अगर इनकम राइज करेगी, अगर चलो पहले ये सोचो, अगर गरीबी थी, लोगों को घर में पैसा नहीं है, बीमारियां हो रही हैं, सैनिटेशन नहीं है, उनको क्या, उनका फोकस उस पे रहेगा या उनका फोकस इस बात पे रहेगा कि भाई गांव के अंदर प्रधान कौन बन रहा है? वो कहेंगे भाई छोड़, पहले अपना घर तो संभाले। लेकिन अगर आप उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करोगे तो वो लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी करेंगे ना। तो इससे क्या होगा? जो पॉलिटी है वो स्ट्रांग होगी, और रूरल पॉलिटी अगर स्ट्रांग होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, एवरीथिंग विल इंप्रूव, राइट? तो इस तरीके से आप लिंक करके अलग अलग बेनिफिट्स क्रिएट करना सोचो। इसको कहते हैं थोड़ी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ठीक है, चलो अब देखो, आपको एग्रीकल्चर में कुछ भी मिल जाए, अब
इस टेम्पलेट में फिट करना, और मेंस में ना बस इस टेम्पलेट को अपने दिमाग में सेट करके जाना, आपको हर चीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखो, आपको क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको बहुत याद रहती है, अरेंज नहीं कर पाते। सॉइल हेल्थ कार्ड कहां पे फिट होगा? इनपुट रिफॉर्म नहीं है, लैंड को ही तो इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल की कंडीशन को इंप्रूव कर रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गया। अच्छा, आप मंडी को इंप्रूव कर रहे हो, मंडी रिफॉर्म कर रहे हो। एक बात बताओ, क्या वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर एक पार्ट नहीं है? है ना? आपको एक डेटा मिलता है इंडिया और चाइना की यील्ड की कंपैरिजन का। अच्छा जी, ये देखो कहां आएगा? लो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एक डेटा के साथ, वो डेटा मिल गया आपको। हर इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड यही फिट होगी, कसम खा लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इंडिया को बनना है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऐसे ही बन जाएंगे, बैठे रहो आराम से, क्या दिक्कत है? थोड़ी देर बैठेंगे बन जाएंगे? नहीं, बहुत सी कंट्रीज हमारी जैसी अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन में थी, पर उनसे ना हो पाया। ठीक है, हमारी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। प्रॉब्लम्स देखो, जॉबलेस ग्रोथ, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, फीमेल लेबर का पार्टिसिपेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ऐसी तैसी हो रखी है। भाई ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, सच है कि नहीं है? इसीलिए हमको क्या करना है? हमको करनी है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हम मास प्रोडक्ट्स बनाएंगे लो स्किल्ड लेबर को यूज करके और उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी स्ट्रैटेजी किसने यूज करी थी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने, जैसे कि वियतनाम। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो हमारा बढ़िया चल ही रहा है, इसको बोलते हैं लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ये देखो, ये होलसम तो नहीं है, इसमें आप और भी चीजें पढ़ोगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा, पर एक जो एडिटोरियल आया था मैंने उसको समराइज कर रखा है। उसी एडिटोरियल में ये बोला था कि अगर आप ऐसी पॉलिसीज बनाओगे तो इनकम इनइक्विटी होगी और कुछ अंबानी अडानी ही बनेंगे। ठीक है, पर भाई आर्टिकल में जिसने आर्टिकल लिखा था उन्होंने बोला भाई होने दो, इतना तो होगा ही ना, आप बड़े जो बेनिफिट हैं उन पे ध्यान दो। इस तरीके से हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर एक ये छोटा सा पीस था जिसमें ये बोला था कि जो कंपटीशन की पॉलिसीज हैं वो सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल दिया था, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, अच्छी टर्म न्यूज में थी, ग्रीन वॉशिंग पेपर में आ रखी है। इसमें एक बात जो बोली थी ना, वो एक लाइन लिखी थी कि क्लाइमेट चेंज डिस्टर्ब्स द सप्लाई साइड। तो मुझे लगा मैं आपको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और डिमांड साइड इन्फ्लेशन बताऊं। इसमें पहले इसको हटा देते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर एक लिमिटेड प्रोडक्शन है और लिमिटेड मनी सप्लाई है, इनके कॉम्बिनेशन से प्राइस सेट होता है ₹100। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब प्रोडक्शन हो जाती है कम, कैसे? क्लाइमेट चेंज हुआ, डिजास्टर आ गया, फैक्ट्री में फ्लड आ गई, बंद हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, पर लोगों के पास पैसा तो है। अब अगर मनी सप्लाई ज्यादा है और जो प्रोडक्शन है वो सप्लाई कम हो गई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, राइट? सिंपल है, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आरबीआई का मन किया कि यार एक काम करते हैं, लोग बहुत बढ़िया हैं, एक काम करते हैं सबके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दो, ऐसे ही तो मनी सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी, कल सब अमीर हो जाएंगे। हम बचपन में सोचते थे ना यार, गवर्नमेंट अगर खुद नोट प्रिंट करती है तो सबको करके दे दे। भाई ऐसा नहीं, जो सप्लाई है वो तो उतनी रहेगी, एक कमोडिटी के पीछे दुनिया पड़ जाएगी, सारे के सारे जाके मर्सिडीज के शोरूम के बाहर खड़े हो जाओगे तो मर्सिडीज के तो प्राइस बढ़ जाएगा ना। तो इस केस में भी क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, 150 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन। बहुत बढ़िया। फिर मैंने ये बात आपको बताई थी डेली न्यूज़पेपर की सीरीज में कि भाई गूगल के ऊपर ये एक इंडियन ही जज ने एक जजमेंट दे दी कि तुम लोग मोनोपोलिस्ट हो, तुम्हारी जो पॉलिसीज हैं वो फेयर नहीं है और तुम यहां पर कालीन भैया बन के बैठे हुए हो। तो इसलिए ये एग्जांपल यूज करना, ये बिग टेक जाइंट्स एमएनसीज, इनको ना इनकी टैक्सेशन को लेकर भी पूरा का पूरा ये न्यूज रहती है, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम्पल होना चाहिए। फिर देखो, बढ़िया एक फैक्ट था, अगर आपको कोई ये बोलता है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बढ़िया है पर कैपिटा के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं, तो आपके पास एक बहुत बढ़िया डेटा और स्टेटमेंट है जो आप कोट कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे लगेगी, राइट? इसको भी आप अपनी मेंस वैल्यू एडिशन में ऐड कर लेना। फिर देखो, एनपीए न्यूज में था, फिर इनकम इनइक्वालिटी पे डेटा था, मेंस वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हो, अच्छा डेटा है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब चलते हैं इकोनॉमी के प्रीलिम्स बूस्टर पर। इसमें देखो, दो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये न्यूज में थे। दोनों के दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहला एक तो दोनों के दोनों अंडर लॉ बनते हैं तो स्टैट्यूटरी हैं, पहला वाला कंपनीज एक्ट के अंडर और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है ये बना है, इसको मैनेज करती है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और इसको आरबीआई। तो डिफरेंस याद रखना, काम की बात है, ठीक है। फिर देखो, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, एक बंदा है ये जो ब्लैक में है, इसके पास ये शेयर है जिसकी आज वैल्यू 100 रुपए है, समझ लो ये मैं हूं, मेरे पास ये लाल बंदा आता है, ये कहता है भाई सुन 3 महीने बाद मैं तेरे से यही चीज 120 में खरीदूंगा, तो मेरे लिए तो 20 रुपए का प्रॉफिट कंफर्म हो गया। पर ये भाई साहब ऐसा कांड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिस्क ले रहे हैं कि यार 3 महीने बाद अगर, ठीक है, ये सोचो अगर 3 महीने बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू अगर हो जाती है 150, ओ भाई साहब मैं कहूंगा यार 30 रुपए और कमा सकता था, पर ठीक है, मैं थोड़ा कम रिस्क एपेटाइट थी मेरी, उसकी ज्यादा थी, अब उसका 30 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसने तो मेरे को 120 में मेरे से ले लिया, 150 में बेचेगा, 30 रुपए का प्रॉफिट। पर अगर इसकी वैल्यू 100 ही रुपए रह गई तो मैं कहूंगा ना, हे भाई बच गए,
ठीक है, 100 का 100 ही रह जाता, ठीक है, इन्फ्लेशन ही खा जाता इतने पैसे तो मेरे, राइट। तो बहुत बढ़िया हो गया ये तो, अब उसकी सरदर्दी, मुझे तो 100 रुपए चीज 120 में मिलेगी, ठीक है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर होते हैं एकदम, मतलब घोट के याद कर लेना इसको, कभी भी आ जाएगा प्रीलिम्स में, ठीक है जी। चलो मुद्रा लोन देख लो। मुद्रा लोन क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण, तीनों किस पर्पस से होते हैं और इनकी क्या क्या लिमिट होती है देख लेना एक बार, काम आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। अब चलते हैं न्यूज इन डिटेल पे ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक्ड थी, वो थी वायानाड की लैंडस्लाइड। बहुत बढ़िया। वायानाड में जो लैंडस्लाइड थी उसके 2 रीजंस थे, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल मतलब चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। दूसरा वल्नरेबल टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अभी इसको और डिस्कस करते हैं। अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब ह्यूमन, अब कहीं पर ह्यूमन फैक्टर मत लिखना, ये वर्ड यूज कर लेना ना, मजा आएगा, ठीक है। टूरिज्म, प्लांटेशन, मोनोक्रॉपिंग, इनको याद कर लो। अच्छा जी, अब डिजास्टर में कोई भी वे फॉरवर्ड हो, क्या होगा वे फॉरवर्ड हमारा? डिजास्टर, यही लिखाएंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, डिजास्टर रिस्पांस फ्रेमवर्क, एक नंबर पॉलिसी बना के रखो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के पास भाई इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स होने चाहिए। एसओपीज बना के रखो, यही नहीं कि डिजास्टर हो गया सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एडवांस वार्निंग सिस्टम बनाओ। वल्नरेबल सेक्शन, विमेन हो गए, डिसेबल्ड लोग हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इनको प्रोटेक्ट करो। टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन आपके फोन में ऐप पे आ जाना चाहिए, भाई डिजास्टर होने वाला है, थोड़ा जरा बीच से दूर रहना, कहीं घूमने निकल जाओ। इकोसिस्टम कंजर्वेशन करो, फॉरेस्ट को, मैंग्रोव्स को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, ये लोग नेचुरल बैरियर्स का काम करते हैं। रिहैबिलिटेशन प्लान, कुछ भी नहीं हुआ ना तुमसे, तो भाई जब डिजास्टर हो जाए और लोग बेचारे डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। हिमालयन इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, उसमें 11 स्टेट आती हैं, 2 यूनियन टेरिटरी आती हैं, 5-5 पॉइंट है। इशू, कॉन्सिक्वेंस, वे फॉरवर्ड, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको प्लीज देख लेना, ठीक है। आगे चलो। अब देखो, बोला था ना वेस्टर्न घाट और हिमालयास, इनका कंपैरिजन कहां लिखा है? क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 6 पेज 51, इतना बता दिया, अब जाके पढ़ो, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट्स पे 2 कमेटी, माधव कमेटी और कस्तूरी रंगन कमेटी, इसको प्लीज देख लेना। आंसर में कभी भी वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आए ना, एक कमेटी को मेंशन कर देना। इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेना। वैसे मैं बता देता हूं, माधव गदगिल कमेटी ने कहा था पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट के एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी के बाद उन्होंने थोड़ा इस एरिया को कम कर दिया और इनकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ने फाइनली अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसी से कुछ कुछ रिलेटेड देखो, डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। पोर्ट, हमने यहाँ हिली एरियाज में देखा ना वल्नरेबल होता है, पोर्ट एरियाज भी और कोस्टल एरियाज भी उतने ही फ्रेजाइल होते हैं, तो वहां पर पोर्ट कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उससे जो वहां की लोकल इकोसिस्टम है और जो वहां की लोकल कम्युनिटी है वो इफेक्ट होती है। तो अगर कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे पॉइंट लिख रहे हो तो ये एक थोड़ा सा वो है कि भाई हाँ, ये भी ध्यान रख के चलना है, ठीक है जी। न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी पे मैंने बहुत ही बढ़िया एक रील मेरे इंस्टाग्राम पे डाल रखी है, एक बार प्लीज जाकर उसे देख लेना, आपको परफेक्टली ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके 3 स्टेजेस होते हैं प्रोग्राम के, उसके बाद क्या क्या कंसर्न्स होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, और एक बहुत बढ़िया वे फॉरवर्ड सारा लिख के दे दिया है। एक बार रील जरूर जाके देखना, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, पावरिंग इंडिया फ्यूचर, इस पे भी मैंने रील बनाई है यार, मैं इस बार बना चुका हूं, तो मैं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं कर रहा, एक बार आप प्लीज जाके रेफर कर लेना, अच्छे से समझा दिया है। अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन एनर्जी को लेकर क्या है, हमारा जो गोल है वो ये पंचामृत गोल्स है। इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने के लिए हमको 4 स्टेप करने हैं। क्लीन थर्मल पावर जनरेशन, एड्रेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, जो देखो पहले केस में जो कोल से हम अभी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको क्लीन करो। फिर एड्रेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, इसमें क्या है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो चैलेंजेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बहुत लॉस में है, तो उसको इंप्रूव करो, उन्हीं को कहते हैं डिस्कॉम्स, ठीक है। डिस्को नहीं है ये। एनर्जी एफिशिएंसी, आप जो ये लाइट पंखे खोल के छोड़ देते हो इसको थोड़ा चेंज करो। और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मतलब कि जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको डेवलप करो, राइट। अच्छा, पर कोई भी काम में चैलेंजेस तो होंगे, वो ये रहे, तो इनका जरा ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज थी पंप्ड स्टोरेज के ऊपर। अब ये क्या बला है, देखो पंप स्टोरेज के ऊपर जो बेसिक ये है, एक तो ऑन रिवर और ऑफ रिवर। ऑन रिवर में तो क्या होता है कि रिवर वाटर यूज होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की तरह। ऑफ रिवर को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ रिवर में क्या होता है, जब सुबह हो रही होती है, जब सन की एनर्जी होती है, तो ये जो पंप्ड स्टोरेज है ये पंप का काम करता है और पानी एक लोअर रिजर्वायर से ऊपर जाता है अपर रिजर्वायर में। और जब शाम होती है तो अब ऊपर वाले रिजर्वायर से ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पानी गिरता है नीचे, धमाक, ठीक है। और इस फोर्स से पावर जनरेट होती है, और यही जो स्टोरेज पंप था ना, ये अब जनरेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म है। इंडिया में कहां पर यूज हो रहा है, और इंडिया के पास 3.3 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ये भी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन है, ठीक है। अब बात करते हैं जस्ट ट्रांजिशन के बारे में।
आपने सोलर प्रोजेक्ट किया राजस्थान के अंदर, आपके प्रोजेक्ट करने के चक्कर में आपने तो कहा भाई बहुत बेनिफिट होगा, देखो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, मजे ही मजे होंगे। अरे भाई इस चक्कर में आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो उस जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है ना सोलर प्रोजेक्ट में, उनसे टकराकर मरने लग गए, वहां की लोकल कम्युनिटीज डिस्टर्ब होने लग गई। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पर मेंस के लिए एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप इस तरीके के क्लाइमेट एफर्ट्स कर रहे हो ना, कई बार वो भी उल्टे प्रूव हो सकते हैं। और ये तो आप एथिक्स में भी लिख सकते हो, मीन्स वर्सेस एंड्स के जो आर्गुमेंट होता है उसमें, कि किस तरीके से आप काम तो अच्छा करने जा रहे हो लेकिन उसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, उल्टा ही आपके ऊपर पड़ रहा है। तो आप ट्रांजिशन करो, जस्ट ट्रांजिशन करो। इसी में ना एक बात और लोग बोलते हैं, ग्रीन जॉब्स, मतलब आप कह रहे हो कोल को बंद कर दो, पर यार कोल की जो पूरी इकोनॉमी है उससे कितने लोगों को जॉब मिलती है, वो भी तो चली जाएगी ना। तो क्या ये जस्ट ट्रांजिशन हुआ? नहीं, तो आप ग्रीन जॉब्स क्रिएट करो। ये मैंने यहां लिखा नहीं है पर ये आर्गुमेंट अच्छा है, ठीक है। अब यही केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है और उस पर एक केस में जजमेंट आती है, वो केस लॉ भी आप यूज कर सकते हो, कहीं इन्वायरमेंट वगैरह पे कोई सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी को मिक्स करके कोई क्वेश्चन आ गया तो। ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड बताया था, एक पीस आया था कि किस तरीके से 2500 साल पहले एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था जिससे गंगा रिवर का कोर्स चेंज हो गया था। अब इस तरह की स्टडी हमको आगे प्रिडिक्शन करने में हेल्प करती है। तो कहीं पर अगर आप इंटरव्यू में बात कर रहे हो या मेंस में कुछ लिख रहे हो तो ये लिख सकते हो कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च का डेटा होता है वो बहुत हेल्प करता है हमें, ठीक है। कूल। अब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के प्रीलिम्स बूस्टर बायो बिटुमेन, ये न्यूज में था। बायो बिटुमेन क्या होता है? रोड कंस्ट्रक्शन में ये काले रंग का मटेरियल देख रहे हो, इसको तार बोलते हैं वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में। ये जो है इसमें हम मिक्स कर रहे हैं लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? ये एक तरीके का बायोपॉलीमर होता है जो प्लांट से मिलता है, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और अभी हम 50% हमारा जो बिटुमेन है वो इंपोर्ट होता है, तो इससे थोड़ा वो इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम होगी, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया था डेली सीरीज में, ये पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसमें देखना है कि किस तरीके से ग्लेशियर मेल्ट जब होते हैं ना, तो उसके अंदर जो ट्रैप्ड ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो कोई अगर प्रीलिम्स में पूछ ले कि भाई ग्लेशियर के अंदर से, ग्लेशियर मेल्टिंग से ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस बढ़ेगा, आप कहोगे हैं ये कैसे होगा? होगा भाई, होगा, सच है ये बात, ठीक है। इनके नीचे बहुत ही जीएजीज ट्रैप्ड है, ठीक है। उसके बाद 61 इयर्स के बाद 4 रिंग्ड बटरफ्लाई मिलती है नामदफा नेशनल पार्क में। कहां पर है? इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है ये, और नेशनल पार्क भी है। अरुणाचल प्रदेश के बाकी टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क किसको पढ़ने हैं? मुझे तो पढ़ने नहीं, मैंने तो एग्जाम देना नहीं, अब तुम्हें पढ़ने हैं तो पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलो। अब कॉफी की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटका में होती है, फॉलोड बाय केरला। एक ये डेटा आया था, मैंने सोचा लिख देते हैं, ठीक है। कॉटन कल्टीवेशन को हार्म कौन कर रहा है? पिंक बॉलवर्म इन्फेस्टेशन। आ जाए नाम प्रीलिम्स में तो मुझे याद करके थैंक यू बोल देना, ठीक है जी। आओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दर्शन करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक जीएम क्रॉप्स पे आर्टिकल आया था। इसमें जो मस्टर्ड है ना, जीएम मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताई थी कि कैसे कैसे पहले उसका ट्रायल हुआ, जो आईसीएआर ने अप्रूव किया, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने भी अप्रूव किया, पर कुछ टेस्ट बोले, ठीक है। इसको कंटेस्ट किया कोर्ट के अंदर, तो उस पर फिर क्या क्या केस लॉज आए, 3 तरह की जजमेंट आई, ठीक है। उसको जरा देख लेना। अब इसमें हमको नीड क्या है? आज की प्रेजेंट डे नीड जीएम को लेके ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। डेली सीरीज में मैंने तुमको इस पे एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, वो मैं दोबारा भी दूंगा आपको, उसको जरूर लिख के देना मेरे को, ठीक है। आईसीएआर क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है? एक साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर, एग्रीकल्चर के अंदर नहीं, ठीक है। चलो ये भी बात प्रीलिम्स के लिए याद रखना। आईआरटीसी के कुछ डेटा में ये साइबर थ्रेट हुआ, इसमें सर्ट इन, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। डीएनए प्रोफाइलिंग न्यूज में था। डीएनए प्रोफाइलिंग बेसिकली, अगर हम डीएनए टेस्ट जो होते हैं ना, हम सीआईडी में देखते थे कि डीएनए टेस्ट मैच हो गया, दया कुछ तो गड़बड़ है, यही वो है, क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये वो चीज है, पर इसके एथिकल इश्यूज भी हैं कि क्या ये टेस्ट सफिशिएंट प्रूफ है, तो एथिक्स के अंदर भी यूज करो। डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे होती है, साइंस का भी इशू है, जीएस2 का भी इशू है, एक जगह पढ़ो हर जगह अप्लाई करो। अच्छा फिर देखो, इंडिया के 2 क्रू मेंबर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। गाजा के अंदर पोलियो का आउटब्रेक देखा गया, तो पोलियो के बारे में थोड़ी बातें देख लो कि क्या है। अभी पोलियो 2 वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है, एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इसको याद रखना, ठीक है। एआई नीड्स कल्चरल पॉलिसीज नॉट जस्ट रेगुलेशन, ये एक एडिटोरियल आया था, अगर आपने पढ़ा हो। इसमें जो क्रक्स था ना वो ये था कि एआई को ट्रेन करो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, हमारे कल्चरल जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें, ताकि वो और ज्यादा हम अपनी कल्चरल जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व कर सके, और ज्यादा उससे इंफॉर्मेशन निकाल सके और बाकी सारी चीजें कर सके। तो टेक्नोलॉजी और कल्चर का एक फ्यूजन था, इतनी बात दिमाग में रखनी है कि हाँ कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर देखो बहुत बढ़िया आपके लिए टेम्पलेट जैसे एग्रीकल्चर का बनाया था। कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, कोई भी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो मर्जी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का टाइप होगा, अच्छा उस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होगी, जैसे हेल्थ केयर में होगी, क्लाइमेट क्राइसिस में सॉल्व करने में होगी, एनर्जी में होगी, एग्रीकल्चर में होगी, राइट। अच्छा
अब टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने का कोई तरीका होगा, कैसे हार्नेस कर सकते हैं? इंस्टीट्यूशंस बनाओ, स्टार्टअप्स को प्रमोट करो, फंड्स इकट्ठे करो, इनिशिएटिव्स रन करो, गवर्नेंस अच्छी करो, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करो, ठीक है? अच्छा, पर कोई भी टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने में चैलेंजेस आएंगे। क्या चैलेंजेस हैं? वही फंड नहीं होंगे, गवर्नेंस में बॉटलनेक्स होंगे, कैपेसिटी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी और इतनी स्किल्ड वर्कफोर्स भी नहीं होगी, ठीक है? यही मेजर इशू होंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये फ्रेमवर्क है, इसी में आंसर लिख देना। एक आर्टिकल आया था व्हाट डू साइंटिस्ट मेक ऑफ बजट, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन थी, मैंने लिख के दे दिया, ये पढ़ लेना। बट एक ये टेम्पलेट का काम करेगा फॉर एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है जी? आगे चलो, अब साइंस में और प्रीलिम्स बूस्टर देखते हैं। ज़ॉम्बी क्या होता है? देखो, वायरस दो तरीके के होते हैं, डीएनए, आरएनए, ठीक है? आरएनए में एक फर्दर कैटेगरी होती है रेटिरो वायरस। ये वो वायरस होता है जो भाई साहब बड़ा ही तेज होता है। ये क्या करता है, आपकी एक अपने आरएनए की एक डीएनए कॉपी बना देता है, ठीक है? और इसमें इसको जो इंटीग्रेट होता है वो इंटरग्रेस से होता है, एक एंजाइम से जिसका नाम है इंटरग्रेस, ठीक है? यही तरह का वायरस का एग्जांपल है एचआईवी वायरस। अच्छा, अब जब ये इंटीग्रेट हो जाता है इस एंजाइम की वजह से, इंटरग्रेस, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रो वायरस। और ये क्या क्रिएट करता है? एंडोजेनस रेट्रोवायरस। इनको कहते हैं ईआरवीज को, ज़ॉम्बी जोन्स। अब साइंस ने ये स्टडी करी कि ये ईआरवीज जो होते हैं ये इनहेरिट हो सकते हैं, रेयर है पर हो सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए कि डू एंडोजेनस रेट्रोवायरस दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड एट ऑल। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ठीक है? और ये सही भी है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है मतलब गलत है, आई एम सॉरी, गलत स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट करना है। हो सकते हैं, रेयर है बट हो सकते हैं, ठीक है? फिर फंगल इन्फेक्शन न्यूज में था। फंगल इन्फेक्शन, डर्मेटोफाइट, जो स्किन पे एलर्जी और इन्फेक्शन करते हैं, उनमें से एक एग्जांपल है ट्राइकोफाइटन। अगर ये आ जाए और बोल दे इज इट अ वायरस, इज इट अ फंगाई, व्हाट इट इज, तो इसमें दिस इज अ फंगस, ठीक है? इट्स नॉट अ वायरस, इट्स अ फंगस, ठीक है? कूल। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये गाजा वाली इंफॉर्मेशन मैंने दोबारा लिख के दे दी है क्योंकि ये प्रीलिम्स बूस्टर में भी आप लिख सकते हो। फिर एक आर्टिकल में प्रेशर, वेट और फोर्स का डिफरेंस समझाया था। वेट क्या होता है? इस एप्पल का वेट 100 ग्राम है। ये जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो है 1 न्यूटन। अब जब ये 1 न्यूटन की फोर्स एक बड़े एरिया पे अप्लाई होगी तो प्रेशर कम होगा, पर यही फोर्स जब एक छोटे एरिया पे अप्लाई होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल, वेट की ग्राम और फोर्स की न्यूटन। सिंपल सी बात है, इतनी पढ़नी है, ठीक है? फिर देखो नेचर का कमाल। अब क्या होता है, एक ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो क्या करता है, बोन मास की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। विमेन में मीनोपॉज के बाद ये जो हार्मोन होता है ये कम हो जाता है, जिससे कि बोन मास का लॉस होता है। पर ये सेम चीज ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी होती है, पर भाई तब तो कमाल हो जाता है, उल्टा होता है, बोन मास का लॉस नहीं होता, उल्टा बोन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। पर ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए साइंटिस्ट ने माइस में टेस्ट किया, ठीक है? माइस में जब टेस्ट किया, चूहों में, पता चला एक किस1 नाम का न्यूरॉन होता है जो CCN3 नाम के हार्मोन को यूज करता है टू मेंटेन बोन मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। इसको समझ लेना, इतनी ही बात जरूरी है। फिर देखो टॉप साइंस अवार्ड्स डिक्लेयर हुए। ये साइंस अवार्ड्स हैं, अगेन मैंने बताया था जो भाई यूपीएससी एग्जामिनर है उसका कोई धर्म ईमान नहीं है, वो मन करेगा उसका वो पूछ देगा इनको, ठीक है? तो जरा देख लेना। अच्छा, ये मैंने तीसरी बार लिख दिया यार, कमाल ही कर दिया मैंने, सॉरी। मतलब अगर ये रिपीट हुआ है ना नोट्स में तो यार ये यहां तक इनफ था, 3 बार ज्यादा हो गया थोड़ा, ठीक है? इसको डिलीट कर देना। आओ अब सोशल इश्यूज पे। सोशल इश्यूज में देखो वैसे तो कमी न्यूज आती है। एक विमेन को लेके थी कि इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, मतलब वैसे ही जो विमेन होती हैं दे आर विक्टिम, ठीक है? पर और ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है जब वो विक्टिमाइज होती हैं, तो जब वो इंस्टीट्यूशंस के पास जाती हैं, जैसे कि जुडिशरी के पास या पुलिस के पास, तो वो भी हेल्प नहीं कर पाते, वो उल्टा उन्हें तंग करते हैं। तो इसलिए उनको इंस्टीट्यूशनल वायलेंस को फेस करना पड़ता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो बहुत बढ़िया रोल प्ले कर सकती हैं। ऑल्सो देखो कितनी बढ़िया लाइन है, गेटिंग जस्टिस इन इंडिया कैन लीड टू अ लॉट ऑफ इनजस्टिस। इस तरह की लाइंस को प्लीज प्लीज आंसर्स में लिख देना, प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है, ठीक है? अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे देखो डेटा था, मैंने बताया था ये डेटा को अगर तुमने याद करने की कोशिश करी ना, मैंने इसलिए दिया है कि जो मतलब जैसे याद करेगा ना वो डिजर्व करता है फेल होना, क्योंकि तुम प्रीलिम्स में जाके क्या करोगे, हाय भाई डेटा है, स्टेटमेंट गलत, एकदम हटा दो, तो फिर क्यों याद कर रहे हो? छोड़ो, मौज करो, ठीक है? बस इतनी बात याद रखो, पॉवर्टी और न्यूट्रिशन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या था? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था, पर इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। पॉवर्टी बढ़ेगी तो न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये मत कह देना कि पॉवर्टी बढ़ रही है तो न्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है, ठीक है? चलो थोड़ा जल्दी करते हैं, मेरे आईपैड की बैटरी खत्म हो रही है। अच्छा, आगे चलते हैं। ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, छोटा सा ये पॉइंट था, देख लेना यार, इसको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें अगर कोई थीम पकड़नी है ना तो ये देखना कि किस तरीके से अभी ना ये एक ग्लोबल एक पैंडेमिक ट्रीटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे इनको कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं डेवलपिंग नेशंस और जो ये क्या कहते हैं पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है? तो इसमें थीम क्या है कि जो ग्लोबल कंसेंसस बिल्डिंग होती है ना ग्लोबल एग्रीमेंट्स में, उन पे क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है,
उनको अपनी अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाता, तो भाई कैसे सॉल्व होंगी ग्लोबल प्रॉब्लम्स? और ग्लोबल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? हेल्थ हो गया, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होगी, पीस हो गया, टेररिज्म को काउंटर करना हो गया। इन सारे अगर इश्यूज को काउंटर करना है तो ग्लोबल कंसेंसस होना चाहिए। तो ग्लोबल कंसेंसस अगर होना चाहिए तो डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस और जो और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं सबको साथ मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद अगेन ये बेसिक डेटा था, ये आप बिल्कुल खुद समझ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रीलिम्स बूस्टर में इस बार ट्यूबरक्लोसिस न्यूज में था, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्यूबरक्लोसिस में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस के जो केस हैं वो डिटेक्ट ही नहीं होते क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते हैं। और जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, दो तरीके का, उसके लिए नया मैकेनिज्म आया है, नई मेडिसिन आई है 3 तरह की। ये जो 3 नाम है इसको जरूर एक बार पढ़ लेना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, भैया ये 3 नाम दिए हैं, क्या है ये, पूछ लेंगे, अजीब अजीब ऑप्शन दे देंगे, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हमारे आखिरी टॉपिक पे आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एंड सिक्योरिटी इशू। हर वीक में आपको इस तरह का मैप दे दूंगा ताकि आपकी वीकली बेसिस पे प्लेसेस एंड न्यूज और जितनी भी इश्यूज हुए ना पूरी दुनिया में, जितनी भसड़ हुई, एक साथ देख लो। देखो यहां पर ये परमानेंट दिक्कत है, ठीक है, ये चली रही है। उसके बाद इंडिया चाइना बॉर्डर पे इशू रहता है, म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, अभी बांग्लादेश के अंदर भी क्राइसिस आ गया, उसको भी देखते हैं। फिर वेस्ट एशिया में देखोगे कि क्या है, इजराइल, ईरान और लेबनान आपस में लगे पड़े हैं। फिर क्या कहते हैं, अफ्रीका के अंदर कीनिया में इशू था, और मोगादिशु, ये मोगादिशु कहां पर है, सोमालिया में है, मैंने बताया भी था। इस तरीके के जब नाम आया करे ना तो यूट्यूब पे ट्रैवल ब्लॉग देखा करो, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर देखो वेनेजुएला में पूरे हफ्ते में परेशान हो गया इनके ऊपर न्यूज पढ़ते पढ़ते, ठीक है। बांग्लादेश क्राइसिस पे मैंने आपको ये फॉर्मेट बना के दिया था, आपने खुद भी इसके नोट्स बनाए होंगे, मैंने भी बना दिए। जितने भी डायमेंशन बांग्लादेश इशू को लेके इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद जो मेजर डायमेंशंस हैं, उसके बाद साउथ एशिया में देखो भसड़ मची ही हुई है। अगर आप ध्यान से देखो, म्यांमार में इशू, पाकिस्तान परमानेंट हमारे लिए इशू, श्रीलंका इशू, चले मालदीव्स में ऐसी तैसी हो रखी है, अब बांग्लादेश। भाई कहां रह रहे हैं हम? इतना ट्रबल्ड नेबरहुड होगा तो क्या हमारे देश के लिए वो बात बढ़िया है क्या? नहीं ना। आपको तो मजा आता है आपके पड़ोस में लड़ाई हो जाए, आप देखोगे खिड़की में से, पर भाई देश के लिए सही नहीं है ये, ठीक है। फिर देखो समरी, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर था, फिर वो एक मास मूवमेंट बन गया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, अब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उसको वो नोबेल लॉरेट है, वो अभी उसको लीड कर रहे हैं, तो ये सब ठीक है। फिर इंपैक्ट क्या है इसके ऊपर, इंडिया का रोल क्या है, बिम्स्टेक का क्या रोल है, बिम्स्टेक के बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। और रोल ऑफ इंडिया इसमें क्या है कि भाई हमको तो एंगेज करके चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बिम्स्टेक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सार्क अब खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट डेड है वो, तो हमको बिम्स्टेक की तरफ जाना है। सारी कंट्रीज बिम्स्टेक की याद कर लेना, बेसिक इंफॉर्मेशन याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इजराइल का इशू था, इजराइल में जब भी वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम होगी ना, तो वेस्ट एशिया में इंडिया के 4 मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमेशा आपकी वल्नरेबल हो जाएंगे। वो 4 कौन से हैं? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको याद करना, कहां से जाता है ये ध्यान रखना। फिर देखो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये याद रखना है। उसके बाद छाबार पोर्ट ईरान में, ये भी हमारा पूरा का पूरा वो जियोपर्टाइज हो जाता है। और I2U2, ये जो एक हम नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, इसकी भी जो फ्यूचर है वो भी थोड़ा स्टेक पे लग जाता है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी नहीं है, सॉरी 3 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है और ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जरा इसको देख लेना। फिर भाई ये चाइनीज एम्बेसडर ने एक एडिटोरियल लिखा था, मैंने बोला भी था बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते हैं। भाई 5 बातें बोली थी, रट्टू का निमोनिक बनाओ और याद कर लेना, ठीक है। अब इसका प्रीलिम्स बूस्टर देख लो। प्रीलिम्स बूस्टर में क्या है? रेफ्यूजी राइट। इंडिया ने रेफ्यूजी कन्वेंशन को क्या नहीं किया है, उन्होंने इसको रेटिफाई नहीं किया है, पर किसको रेटिफाई करा है? ये जो यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये बेसिकली एक एडिटोरियल आया था जिसमें बात ये हुई थी कि जो इंडिया में रेफ्यूजीज हैं उनको जो इंडिया की ही स्कीम है ना, उनका बेनिफिट ढंग से नहीं मिलता क्योंकि हमने ये कन्वेंशन रेटिफाई नहीं कर रखी और ये सब है, तो उस पर थोड़ा हमको स्टेप्स लेने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की एक जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, ये न्यूज में थी, इसको याद करना। उसके बाद आखिरी इंफॉर्मेशन इस हफ्ते की, आईसीजे और आईसीसी के बीच में जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस ऑफ कमिंग। अब इसमें स्टोरी जो है उसकी वो आप खुद पढ़ लेना कि किस तरीके से हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया, फिर इजराइल ने काउंटर अटैक किया, इसमें इन लोगों को प्रोसिक्यूट कर दिया इन्होंने, कहां पे? पिटीशन डाल के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। हमारे मतलब की बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आईसीजे इज अ पार्ट ऑफ यूएन, आईसीसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएन, पर दोनों के दोनों नीदरलैंड्स में बेस्ड है, हेग के अंदर। इसको बस पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई आई होप आपको मजा आया होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में येट एक कंसाइज वे में मैंने आपको पूरे हफ्ते का करंट अफेयर पढ़ा दिया है। हो सकता है भाई मेरे से कोई बीच में कोई गलती हो गई हो, कोई मैंने इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे बोल दी हो, तो थोड़ा समझ जाना। मैं भी भाई तुम्हारे जैसा ही हूं, कोशिश कर रहा हूं तुम्हारी हेल्प करने की। मैं कोई यहां पर भाई एकदम पीएचडी वाला टीचर नहीं हूं, ठीक है। तो अगर कोई भूल चूक हो तो माफ करना, और आपको अगर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट में लिखना। अगर आपको लगता है ना भाई थोड़ा सा और पढ़ा दे, कुछ और इसमें ऐड हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है, नोट्स में कुछ इंप्रूव हो सकता है, फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करूं, ठीक है। हाँ जी, ऑल्सो सुनो, आपको कोई भी इस पूरे लेक्चर में डाउट फेस किया हो आपने, ये ईमेल है
मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझा दें, फिर भी कोई दिक्कत हो प्लीज आप यहां पर ईमेल लिखो, मैं आपके क्वेरी का आंसर करूंगा, वरना इतना मन नहीं है मेरे को डीएम कर दो इंस्टाग्राम में, मैं फिर आपकी बात का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, बाय।